बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किसान आंदोलन पर अभी की 10 बड़ी खबरें क्या हैं। लाग लपेट वाली कोई बात नहीं करेंगे। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज ये है, किसान आंदोलन का आज है 19वां दिन। आज शाम 5 बजे तक किसानों की भूख हड़ताल जारी रहेगी। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसानों का अनशन है। देश भर के अलग अलग जिलों में भी धरना प्रदर्शन है। दिल्ली बॉर्डर की ओर हजारों किसान बढ़ने लगे हैं। दिल्ली के सभी एंट्री प्वाइंट्स जैम करने की तैयारी है। देश भर में बीजेपी दफ्तरों के घेराव की तैयारी है। किसानों के समर्थन में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रखा है उपवास। 9वीं बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उपवास की अपील की गई है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल की उपवास को बता दिया है नौटंकी। यानी किसान का आंदोलन है, उपवास है और राम के नाम पर भी सियासत हो रही है। जम करके आगे आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन अभी बॉर्डर पर सुरक्षा घेरा कितना बनाया गया है ये आप देखें। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टिकरी बॉर्डर पर फ्रंट लाइन ड्यूटी पर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है और इसके बाद एक और घेरा तैयार किया गया है जहां पर आईटीबीपी तैनात है। सीआरपीएफ की कई टुकड़ियों की डिप्लॉयमेंट है और उसके बाद फिर जो बाहरी घेरा है वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, डिप्लॉयड हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी तरह का कोई ऐसी घटना हो जाए जो असामाजिक की श्रेणी में आती है। लेकिन सरकार की तैयारी क्या है? सरकार देश भर में क्या क्या कर रही है? सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश में है। बीजेपी चौपाल के जरिए किसानों को कानून के फायदे बता रही है। यूपी में आज से बीजेपी का शुरू होगा किसान सम्मेलन। सरकार हर स्टेट के किसानों के लिए अलग स्ट्रैटेजी बना रही है, यानी पंजाब के लिए अलग, हरियाणा के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, उत्तराखंड के लिए अलग। आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बहुत एक्टिव हो गए हैं। अमित शाह पिछले 2 दिनों में 5 से ज्यादा मीटिंग कर चुके हैं और आज लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। कल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से उत्तराखंड के किसान मिले। उत्तराखंड के कुछ किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन भी कर दिया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस तरह से किसानों को दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या आप ये जानना चाहेंगे कि मनमोहन सरकार में किसान की कमाई कितनी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभी हैं तो फिर किसानों की कमाई कहां तक पहुंच गई है? ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और यही बताने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर एक ग्राफ अभी इंफोग्राफिक स्टूडियो में आया है। आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हर 10 में से 2 किसान गरीब हैं और किसान की कमाई 9,000 रुपए हर महीने की भी नहीं है। मनमोहन से लेकर के मोदी तक किसानों की कमाई महज बढ़ी है 2,505 रुपए। मनमोहन सिंह की सरकार में 6,000 कुछ रुपए थी कमाई, लेकिन मोदी सरकार में किसानों की हर महीने की कमाई है 8,931 रुपए। 22.5% किसान गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यानी हर 10 में से 2 किसान गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे आता है। सबसे ज्यादा 45.3% किसान झारखंड के हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। पंजाब के 0.5%, हरियाणा के लगभग 4.5% किसान गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इस लूप को दोबारा से चलाइए, ये इन्फॉर्मेशन दोबारा से चलनी चाहिए, जहां पर हम ये बता रहे हैं कि इस देश में हर 10 में से 2 किसान गरीब है। मनमोहन सरकार में किसानों की हर महीने की कमाई थी 6,426 रुपए। मोदी सरकार में किसानों की हर महीने की कमाई आ गई 8,931। यानी मनमोहन से लेकर के मोदी गवर्नमेंट तक किसानों की कमाई कितनी बढ़ी? 2,505 रुपए, महज 2,500 रुपए प्रति महीने के आसपास की बढ़ी है। 22.5% किसान गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, यानी पूरे हिंदुस्तान का अगर 10 किसान आप ले लेते हैं ना, इनमें से 2 जो है गरीबी रेखा के नीचे आएगा। सबसे ज्यादा लगभग 46% किसान झारखंड के हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, इन सब जगह पर स्थिति फिर भी कुछ हद तक कमोबेश ठीक है। लेकिन ये तो किसान की जानकारी हो गई। एमएसपी, जिस पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया है, क्या आप ये जानते हैं कि 2016 में एमएसपी को लेकर के नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट 11 राज्यों में सर्वे के आधार पर बनाई गई थी। देश के 81% किसानों को एमएसपी के बारे में जानकारी होती है, नीति आयोग ने बताया। इनमें 4 राज्यों के 100% किसानों को एमएसपी की जानकारी है, लेकिन आंध्र प्रदेश, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड के 100% किसानों को जानकारी है। 10% किसान ही ऐसे हैं जिन्हें फसल बोने से पहले एमएसपी के बारे में जानकारी होती है। 62% किसानों को फसल बोने के बाद एमएसपी के बारे में पता चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसान अपनी फसल एमएसपी पर बेचने के लिए नहीं बोता। जनवरी 2015 में शांता कुमार कमेटी की एक और रिपोर्ट आई। जुलाई 2012 से लेकर के जुलाई 2013 के बीच सिर्फ 6% किसानों ने फसल एमएसपी पर बेची, यानी 94% किसानों ने अपनी फसल मार्केट या बिचौलियों को बेच दी और 6% ने ही एमएसपी पर बेची है। अब 5 तस्वीरों के जरिए आप ये जानें कि 19 दिन में क्या क्या हुआ है।
इन 5 तस्वीरों में आपको भूख हड़ताल नजर आएगी। आज सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपवास पर हैं और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री ही उपवास पर नहीं है, उनकी कैबिनेट से मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलीना, ये सभी, सत्येंद्र जैन, ये सभी वो मंत्री हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। इनका भी ये कहना है कि किसानों के साथ हम भी रहेंगे। आपको याद होगा सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसान आंदोलन का 19वां दिन है। 19 तस्वीरों के जरिए देखिए किसान आंदोलन किस तरह से लगातार और भी तेज होता जा रहा है। इन 19 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे 26 नवंबर से लेकर के अभी तक क्या हुआ है। लेकिन यूपी के किसान राकेश टिकैत की अगुवाई में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं। वहां क्या माहौल है, मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने जायजा लिया, किसानों से बातचीत भी की। हम कल मीटिंग करेंगे और उसमें तय करेंगे और हमारा ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहे हैं ये पीसफुली आंदोलन रहे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन रहे। कल भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए थे तो उनको यहाँ से हटाने का काम हम लोगों ने करा और हमारी जो LIU है, इंटेलिजेंस है, वे लोग मिलकर हम इस तरह का अगर कोई गलत आदमी आता है तो उस पर सब लोग निगाह रखे हुए हैं। और ये है कि आंदोलन पीसफुली रहे। पीसफुली आंदोलन एक अलग चीज है और सरकार से बातचीत जो इशू है वो इसी से जुड़े हुए इशू है, वो फार्मर्स से जुड़े हुए इशू है। लेकिन जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं हमको इस पे भी ध्यान रखें कि ये सभी लोग, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप कृपया मंच के सामने बैठे रहे, अनुशासन में रहिए। राकेश टिकैत जो है वो इस समय, आपने सुना कि राकेश जी ने बीच में हमारी बात रोकी इंडिया न्यूज पर, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इधर आए हैं क्योंकि कुछ किसानों ने जो दूसरी तरफ का हाईवे है, दिल्ली से आने वाला जो रास्ता है वो जाम कर दिया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किसानों का जो धैर्य है जिसकी हम बात कर रहे थे वो लगातार अब थोड़ा सा डिगने लगा है। और मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, राकेश टिकैत देखिए फोर्स के साथ उस तरफ जा रहे हैं जहां पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा तेज हो गया है। और मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ देखिए नेशनल हाईवे 9 जो है वो दूसरी तरफ से जो किसान है उन्होंने रोक दिया है। भारी पुलिस फोर्स के बीच यहाँ राकेश टिकैत जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जो बीच में जो बात थी इंडियन न्यूज से आप कर रहे थे बातचीत वहां से, वो रोकी क्योंकि उन्हें बतौर नेतृत्व समझाना है किसानों को। तो यहाँ पहुंचे हैं और वो किसानों से कह रहे हैं यहाँ पर कि देखिए अभी कोई जाम की जरूरत नहीं है, वापस किसानों को यहाँ से बुलाया जा रहा है। मंत्री जी जा रहे थे तो एक जाम कर दिया। कौन जा रहे थे? मंत्री जा रहे हैं इधर से नीचे, कोई जा रही गाड़ी और पुलिस प्रशासन और मंत्रियों के लिए तो किसान, ये पुलिस ही जाम करेगी, नहीं निकलने देगी, तो ये हमारे किसान निकलने लगे। तो इनका ये कहना है कि कोई VIP गाड़ी यहाँ से जा रही थी, कोई VIP मूवमेंट हो रहा था, जिसके बाद किसान जो है गुस्से में आ गए और वो यहाँ जाम करने के लिए बैठ गए हैं। किसानों की भूख हड़ताल है, किसानों का आंदोलन है। किसान ये कह रहे हैं कि हम डटे रहेंगे। किसान ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी को हम दिल्ली में राजपथ को घेरेंगे। किसान ये कह रहे हैं कि आज के बाद दिल्ली कूच की तैयारी होगी। किसान ये कह रहे हैं कि हम तो डटे रहेंगे, हम तो अड़े रहेंगे जब तक 3 काला कानून, जिसे हम डेथ वारंट की श्रेणी में रखते हैं, ये वापस नहीं लिया जाता तब तक। लेकिन सवाल यह है कि आंदोलन के बीच में प्रभु श्री राम का नाम कौन लाना चाहता है। सवाल यह है कि आंदोलन के बीच में माओवाद कौन लेकर के आया, आंदोलन के बीच में शर्जील इमाम को कौन लेकर के आया, आंदोलन के बीच में राम राम जय श्री राम और राम नाम सत्य है अगर लाया गया है तो इसके पीछे आखिरकार किस तरह की रणनीति है। सरकार क्या कर रही है, क्या सरकार वाकई में मना पाएगी? और अगर यह कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को दोफाड़ करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? डिबेट को ओपन कर देते हैं। यासिर जिलानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ में है, पल्लवी शर्मा कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, मेरे साथ जुड़ी हैं, जयकांत मिश्रा है मेरे साथ में। थोड़ी देर के बाद में समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़ेंगे। यासिर जिलानी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आज सुबह से लेकर के अभी तक 2 ही चीजें मुझे नजर आई हैं, भूख हड़ताल यानी अनशन यानी उपवास। किसान संगठन के जितने अध्यक्ष हैं भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी भूख हड़ताल पर हैं। आपको लगता नहीं, चूंकि आप दिल्ली के बड़े नेता हैं इसलिए मैं यहां से शुरुआत करना चाहूंगा, आपको लगता नहीं एक तरफ किसान आप लोग को घेरने में लगे हैं और दिल्ली के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जम करके आप लोग को घेर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर जाकर के आप लोगों को घेर दिया, ये कहा कि प्रेशर डालने की कोशिश की गई उनके ऊपर, अब आज उपवास रख लिया, खुद तो रखा ही रखा, अपनी पूरी कैबिनेट से कह दिया अनशन करो, चौतरफा घिर गए आप लोग। राशिद भाई देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल जो उपवास कर रहे हैं वो पाखंड, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाखंड है क्योंकि 20 नवंबर को उन्होंने एक अधिसूचना जारी की थी किसान बिल को लेकर दिल्ली के अंदर, जो सच्चाई है
उसको वो पलट नहीं सकते हैं, वो खुद घिर गए हैं। अच्छा, पंजाब के चुनाव से पहले जो उनका मैनिफेस्टो था और एपीएमसी को लेके जो उन्होंने बात कही थी, उससे अब वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस वक्त किसान चारों तरफ से दिल्ली में बैठे हैं, तो हम इनके मुद्दे के ऊपर भी राजनीति कर लें। तो ये जो पूरी की पूरी उनकी कैबिनेट, उनके एमएलए और उनके जो कार्यकर्ता है उपवास कर रहे हैं, ये पाखंड भर है। इससे उसका कोई किसानों के हित से कोई सरोकार नहीं। और रही बात देखिए किसान बिल को लेके, हम लोगों ने बार बार कहा है, आज मैं पुनः फिर आपको 10 सेकंड दोहराना चाहता हूं कि जो मोदी सरकार की कृषि संबंधी सुधारों के बारे में जो सच्चाई है उसको समझने की जरूरत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी समाप्त नहीं होगी, एमएसपी मंडियां बंद नहीं की जाएंगी। किसी भी के कारण कोई भी व्यक्ति किसानों की जमीन को नहीं ले सकेगा। किसानों की जमीन में खरीदारी कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। खरीदार किसानों धोखा नहीं दे सकते। ठेकेदार पूरा भुगतान किए बिना समझौतों को समाप्त नहीं कर सकता है। ये क्लियर मत है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ गई है किसानों के बीच में, जैसे आपने नाम लिया, माओवादी विचारधारा के लोगों की मृत्यु हो गई है। कांग्रेस, आपको पता है, कांग्रेस की कोई ना तो रणनीति रह गई है, ना सोच रह गई है, ना राजनीति रह गई है। तो वो इन लोगों के साथ मिलकर अपनी पुरानी राजनीति को भी खत्म करने में लगी। उसके तमाम मैनिफेस्टो, तमाम चर्चा 20 साल से मेरे ख्याल से यासिर भाई आपने अपना पॉइंट रख लिया है और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना पॉइंट रखा है। आपका ये कहना है कि राजनीतिक पाखंड है अगर उपवास किया जाता है, तो आपका ये कहना है कांग्रेस की राजनीति जो है नेपथ्य में चली गई है और वापस से पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्चिंग पैड कांग्रेस ढूंढ रही है किसानों के नाम पर, लेकिन इसमें वो सफल नहीं होंगे। मेरे ख्याल से पल्लवी जी के पास पे चलना चाहिए। ठीक है, 5 सेकंड। हाँ, बहुत जल्दी अपनी बात पूरी करें। अरविंद केजरीवाल के बारे में बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी, आपके घर के बाहर आज 8 दिन दिल्ली के तीनों निगमों के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 13,000 करोड़ का बकाया आपके ऊपर, जिसकी वजह से ना तो किसी शिक्षक को सैलरी जा रही है, ना चिकित्सक को सैलरी जा रही है, ना निगम के कर्मचारियों को सैलरी जा रही है। वो 8 दिन तो महिलाएं बैठी, 40 से 50 महिलाएं बैठी। आज ठीक है, ठीक है, आप रहे। हाँ, यासिर जिलानी, आपने अपनी बात कह दी है। पल्लवी के पास में चलते हैं। पल्लवी, अब यहां पर कई इल्जाम लग रहे हैं। अगर माओवाद को लेकर के आया तो लेफ्टिस्ट से कहीं ज्यादा कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि किसान का आंदोलन है, हम तो राम राम करेंगे भाई, जैसे किसान राम राम करते हैं ना, वैसे ही हम राम राम करेंगे। आपके पास राम भी नहीं है, आपके पास में किसान भी नहीं है, आपके पास में आंदोलन भी नहीं है। आपके पास में कहा यह जाता है कि अगर विरासत में कुछ है तो किसानों के नाम पर धोखा है। और हां, यहां तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर भी अनशन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन आपके बड़े नेता कहां हैं? शायद दिल्ली की ठंड बहुत ज्यादा है और यही एक वजह है कि सड़क पर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। पल्लवी, देखिए, मेरी ऑडियो 5 बहरहाल मैंने आपका सवाल, और देखिए बहुत अफसोस की सरकार। पल्लवी, जो भी ऑडियो इंजीनियर है, मैंने शुरू में ही आपको यह कमांड देकर के रखी हुई है कि सभी की आवाज बाईपास करके टेलीफोनिक लाइन के जरिए आप दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, तभी स्मूथ प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। खैर, एक बड़ी खबर हम ले लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री ने आईटीवी नेटवर्क की तारीफ की है। आईटीवी नेटवर्क ने कृषि मंत्री से कराई थी किसान की बातचीत। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने सराहना की है। उनका कहना यह है कि जो आईटीवी नेटवर्क ने किया वो कोई भी नहीं कर सका। किसान आंदोलन पर हमारी कवरेज को सराहा गया है। मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु ने केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ में बात की है। क्या कहा है उन्होंने, पहले आप सुने। आईटीवी नेटवर्क की कैसे उन्होंने तारीफ की है, पहले एक बार सुने। आपको याद होगा जो किसानों की जो वार्ता थी उसमें गतिरोध हो गया था, किसान वार्ता नहीं कर रहे थे। उसके बाद परसों हमने एक इंटरव्यू किया नरेंद्र सिंह तोमर का, और जो कि कृषि मंत्री हैं। उसके बाद किसानों से लाइव सीधी बातचीत कराई और उसके बाद किसान वार्ता को तैयार हो गए। मीडिया एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। मीडिया की इस भूमिका के बारे में, आईटीवी नेटवर्क की इस भूमिका के बारे में, इंडिया न्यूज की इस भूमिका के बारे में, न्यूज एक्स की इस भूमिका के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, बहुत अच्छा है प्रयास है आपका, एक अच्छी दिशा में देश को ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। दूसरे नेटवर्क को भी ऐसे चाहिए, बहुत कैसे ऐसे नेटवर्क है जो
इसको किसी गलत ढंग से पेश करते हैं, जैसे उनके साथ हमारी कोई लड़ाई है। हमारे किसान हैं, हमारे भाई बहन वहां पे बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं, इसको कौन अच्छा कहेगा। सभी मीडिया को भी, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यही रोल बनता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सबसे देश सबसे ऊपर है, हम किसी ऐसी सिचुएशन ना पैदा करें जिससे कोई गलत काम हो या कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो। जो मांगे इन्होंने मीटिंग में बुलाई, बहुत अच्छी मीटिंग अच्छी हुई इनसे, बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, और जो इन्होंने मांगी हमसे, ऑलमोस्ट हमने सारी उसको माना। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश को सुन रहे थे आप। क्या मैं वो हिस्सा सुना सकता हूं जहां पर मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु ने बात कराई थी कृषि मंत्री की, पीसीआर पैनल प्रोड्यूसर? क्या मैं वो हिस्सा सुना सकता हूं या फिर नहीं? क्योंकि उसी हिस्से की असल में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने तारीफ की है। काम कर लेते हैं, एक बार मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु के पास में चलता हूं। मनोज, क्या आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि अगर मोदी सरकार के मंत्री ने आईटीवी नेटवर्क की तारीफ की है तो हमारी सब्सटैंशियल रिपोर्टिंग की तारीफ की गई है, हमारे सच्चे जर्नलिज्म की तारीफ की गई है, हमारी जिम्मेदार पत्रकारिता की तारीफ की गई है, हमारी उस सार्थक पहल की तारीफ की गई है जिसमें हमने टीआरपी बटोरने की कोशिश नहीं की। हमने कोशिश ये की कि एक अगर डेडलॉक है तो इसे खत्म किया जाए, किसानों की भी बात हो जाए, और सरकार अगर कानून के तौर पर सही पहल कर रही है तो ये भी सीधे तौर पर जनता के बीच में और किसानों के बीच में जा सके। बिल्कुल राशिद, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। असल में जब मैं नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री उनका इंटरव्यू लेने जा रहा था, और उस इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू से पहले जब मैंने किसान नेता से बात की, मैंने कहा कि जो अमित शाह के साथ बैठक हुई उसके बाद 6वें दौर की वार्ता पर गतिरोध है, आपने बात करने से मना कर दिया, सरकार भी बात नहीं कर रही, आप भी बात नहीं कर रही, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? ना आपकी बात हो पाएगी ना सरकार अपनी बात रख पाएगी। तो इस पर आपको नहीं लगता कि सरकार से बात करनी चाहिए? उन्होंने कहा जब तक हम इस पर सामूहिक फैसला ना कर लें, बात ना कर लें, तो बात कैसे हो पाएगी। मैं अपने साथियों से बात करता हूं। उन्होंने अपने साथियों से बात की और बात करने के बाद कहा कि हम वार्ता करने को तैयार हैं। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर का इंटरव्यू लेने हम गए, हमने उनसे पूछा कि किसान नेता वार्ता को तैयार है? उन्होंने कहा कि हम प्रस्ताव रखने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है। वहीं से हमने फोन लगाया, आईटीवी नेटवर्क के प्रतिनिधि के तौर पर मैंने फोन लगाया, और फोन से किसान नेता शिव कुमार कक्का जी, जो कि 5 जो पूरे किसान संगठन उनकी 5 लोगों की महत्वपूर्ण समिति है उसके सदस्य हैं, उन्होंने सभी अपने साथियों से बात करने के बाद हमसे उस सीधे लाइव इंटरव्यू में बातचीत की, और उन्होंने कहा कि हाँ, किसान वार्ता को तैयार हैं अगर सरकार वार्ता को तैयार है। उसी फोन पर नरेंद्र सिंह तोमर बैठे हुए थे, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम भी वार्ता को तैयार हैं, और अगर वार्ता होती है तो अच्छी चीज होती है। यहां सबसे बड़ी बात है राशिद के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस बात को बहुत महत्वपूर्ण माना, और किसान नेताओं ने भी इस बात की काफी तारीफ की है कि कम से कम मीडिया के बारे में जो एक माहौल बनाया जा रहा है, गोदी मीडिया का जिक्र किया जा रहा है, कुछ इधर का मीडिया कुछ इधर, 2 भागों में बांटने का काम किया जा रहा है, जबकि मीडिया समाज का आईना होता है, वो समाज का हिस्सा होता है और दर्पण के तौर पर चीजों को सामने रखता है। तो यहाँ पर मीडिया ने तोड़ने की बजाय जोड़ने का काम किया। अब ये बात सरकार का है कि सरकार किसानों को अपनी बातें रखे, किसान सरकार के सामने अपनी बातें रखें, लेकिन मीडिया की जो भूमिका लगातार दशकों से चली आ रही है, आईटीवी नेटवर्क ने एक बेहतर भूमिका निभाई। नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद इसकी तारीफ की कि मैं तारीफ करता हूं क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, किसी भी न्यूज नेटवर्क ने इस तरह का प्रयास नहीं किया, जोड़ने का प्रयास नहीं किया। और यही बात आज जब केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग सोम प्रकाश के साथ हमने बातचीत की तो उनको भी इस बात की जानकारी थी कि मीडिया आईटीवी नेटवर्क ने ऐसा प्रयास किया है, और उन्होंने इसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रयास किया कि आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, और आईटीवी नेटवर्क का जो प्रयास है उसकी जो भूमिका है, बाकी के न्यूज नेटवर्क जो देश में तमाम न्यूज नेटवर्क है, किसी ने ये नहीं किया, बाकी के न्यूज नेटवर्क को भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मीडिया में दिखाई दे रहा है कि हम किसानों के दुश्मन हैं और किसान सरकार के दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वार्ता से ही चीजें होंगी, और आपने वार्ता कराई, ये बहुत अच्छी चीज है। आईटीवी नेटवर्क ने इस बात को आगे बढ़ाया, ये वाकई बहुत सकारात्मक चीजें हैं, और दूसरे मीडिया संस्थानों को भी इस बात से सीखना चाहिए। 3 दिन के अंदर अगर 2 इतनी सच्ची रिपोर्ट हो, मनोज आप रहे हमारे साथ में, दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि 3 दिन के अंदर अगर ऐसी रिपोर्ट है जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री से मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर एक बड़े किसान नेता की बात कराएं, जहां पर किसान नेता लाइव ये कहे, और हां जहां पर किसी भी तरह की ड्रामेबाजी नहीं है, जहां पर सच्चाई है, जहां पर तार्किक तरीके से बात कराई गई है। और मैं कहता हूं ना कि जहां पर तथ्यों की बात होती है वहां पर आईटीवी नेटवर्क होता है, जहां जिम्मेदारी की बात होती है वहां पर आईटीवी नेटवर्क होता है। और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने असल में किस हिस्से की तारीफ की है,
हमारी किस पहल की तारीफ की है, वो इनिशिएटिव भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। इनिशिएटिव के तहत क्या हुआ कि इंडिया न्यूज ने इंटरव्यू किया केंद्रीय कृषि मंत्री का। केंद्रीय कृषि मंत्री से सीधे तौर पर किसान नेता की बातचीत। आपको यहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुनाना बहुत जरूरी है। वो बयान जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि किसानों के नाम पर षड्यंत्र किया जा रहा है। वो बयान जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि किसान तो राम राम करते हैं, जब भी मिला करते हैं, तो किसानों से हम भी मिलेंगे तो राम राम करेंगे। लेकिन हाँ, उन लोगों की राम नाम सत्य है की यात्रा निकालनी जरूरी है जो देश विरोधी काम करते हैं किसान आंदोलन के नाम पर। किसान आंदोलन के नाम पर क्या इशारा योगी आदित्यनाथ का शर्जील इमाम के पोस्टर की तरफ था, या उनका इशारा यह था कि जिन लोगों को यह कहा जा रहा है कि माओवादी हैं वो भी किसान आंदोलन में शामिल हैं? आगे इसी पर बात होगी, लेकिन पहले एक बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए। भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नारेबाजी करते थे, आज उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनको जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जेल के अंदर बंद किया तो कहा जा रहा है कि उनको पहले छोड़ो। यानी जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आदी हैं, जगह जगह दंगा भड़काने में जिन लोगों के षड्यंत्र सामने आए हैं, आज उनकी पैरवी हो रही है। किसानों की कंधों में बंदूक रख करके भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर, किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रख करके देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है और इसीलिए भाइयों बहनों, भारत का अन्नदाता किसान सम और विषम दोनों परिस्थितियों में सदैव भारत की एकता और अखंडता के साथ खड़ा रहा है। हमारा यहां का किसान भाई जब मिलता है तो वह संबोधन में राम राम ही बोलता है। तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलनी चाहिए। चलिए डिबेट को वापस से ओपन करते हैं। यासिर जिलानी बीजेपी के नेता हैं, पल्लवी शर्मा कांग्रेस की नेता और जयकांत मिश्रा भी मेरे साथ में हैं, किसान नेता। लेकिन उससे पहले जतिन गोस्वामी के पास में चलते हैं, ग्राउंड जीरो। जतिन, सुबह से लेकर के अभी तक हमने ये देखा कि NH9 को जैम करने की कोशिश किसान कर रहे थे, लेकिन राकेश टिकैत ने समझाया। आज शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसके अंदर की खबर क्या है? आज के बाद किसान क्या करने वाले हैं? क्या 19 दिन से जब 20वें दिन में पहुंचेंगे ठीक इसी तरह से बॉर्डर को ही जाम करके रखेंगे, या ये लोग आगे भी बढ़ने वाले हैं? क्या इनकी तादाद पिछले 19 दिन में बढ़ी है या फिर नहीं? और सुबह से लेकर के अभी तक भूख हड़ताल की जितनी भी खबरें हैं बताएं। जी राशि जी, देखिए पहले आपके उस सवाल का जवाब देता हूं कि अंदर की खबर क्या है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ होगा। और जो हमने राकेश टिकैत से बात की, उनका कहना है कि आज शाम को नई रणनीति तैयार होगी, क्योंकि अभी सरकारी किसी नुमाइंदे का फोन नहीं आया है कि आगे कोई वार्ता होनी है, कोई बातचीत होनी है। लेकिन किसान आगे क्या करेंगे, इस पर रणनीति जो है वो तय होगी। और साथ ही साथ 26 जनवरी का प्लान आपने पूछा था राकेश टिकैत से, जब हम लाइव में उनके साथ थे, आप उनके साथ लाइव में थे, तो उन्होंने जवाब दिया था। हमने भी जब पूछा तो उन्होंने कहा ट्रैक्टर लेकर जाने की योजना है। एक तस्वीर दिखाऊं, साथ साथ बात करेंगे। पीछे देखिए, यहाँ ये किसानों की रसोई है। आज यहाँ पर काफी कम संख्या में जो किसान है वो नजर आ रहे हैं। रोज यहाँ जमावड़ा लगा रहता है क्योंकि ज्यादातर किसान जो हैं आज भूख हड़ताल पर है। राकेश टिकैत भी भूख हड़ताल पर है। किसानों से पूछ लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। सुबह से जो हमने दिखाया था नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की थी, आगे क्या चल रहा है? आगे कुछ नहीं, अनशन चल रहा है आज टिकैत साहब का। बाकी आगे जो है लोग आने के तैयार हैं, लोग निकल गए हैं घर से अपने। 19 दिनों में कितनी संख्या बढ़ी है यहाँ पर? 19 दिन ब दिन संख्या बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तक कि महिलाएं भी आ रही हैं। बुलंदशहर से चल 4-5 ट्रैक्टर जो है महिलाओं के आए हैं, ठीक है ना। और पश्चिमी यूपी के तमाम जो है लोग यहाँ तशरीफ आज लेके आ रहे हैं। संख्या देखिए राशि जी, संख्या बढ़ी है। महिला किसानों की बात की इन्होंने, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि देखिए महिला किसान भी यहाँ ट्रैक्टर में लगातार पहुंच रही है। और राजस्थान और दूसरे हिस्सों से भी किसान आ रहे हैं। ये बात राकेश टिकैत ने भी कही। अब तो जिद छोड़नी चाहिए, अब तो महिलाएं भी आ गई हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर महिलाएं हैं, सिंगू बॉर्डर पर है, टीकरी बॉर्डर पर है। अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए मेरे साथ में। यासिर बोले।
राशिद भाई देखते, जिस तरीके से अभी आपने और आपके एग्जीक्यूटिव एडिटर मनु जी ने बेहद आपकी रिसर्च होती है और आपने एक रिसर्च के साथ एक रिपोर्ट दिखाई है कि सरकार भी चाहती है कि ये जो मामला है जल्द से जल्द निपट जाए। जो तीनों कानून आए हैं, आप यकीन माने, खास करके ये कानून जो छोटे और सीमांत कृषक हैं, यासिर भाई, मैं तो यकीन मान लूंगा, लेकिन किसान आप पर यकीन नहीं कर रहा है। पंजाब का नहीं, हरियाणा का नहीं, राजस्थान का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं। राशिद भाई, किसान कर रहे हैं, लेकिन जो शर्जिल वाले लोग हैं, ये जो बरबरा राव वाले लोग हैं, ये जो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं। अच्छा, आप लोगों की जबान पर वामपंथी खूब आ रहा है, आप लोगों की जबान पर वामपंथी खूब आ रहा है। अनुराग भदौरिया को शायद लेकर के आना चाहिए। यासिर भाई रुके, यासिर भाई रुकिए। हाँ, यासिर भाई आते हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता है, मेरे साथ में जुड़ गए अनुराग भाई। यासिर जिलानी यहाँ पर कह रहे हैं कि भरोसा कर लीजिए, लेकिन मैं सुबह से लेकर के अभी तक जितनी भी मैंने डिबेट की है, बीजेपी के जितने भी नेता आ रहे हैं, हर किसी की जबान पर ये माओवादी, वामपंथी खूब ज्यादा आ गया है। यानी ये लोग ये कहना चाहते हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर लाल सलाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर समाजवादी आगे हैं तो इनके लिए वो भी वामपंथी हैं, कांग्रेसी आगे हैं तो वो भी वामपंथी हैं, आम आदमी पार्टी वाले हैं तो वो भी वामपंथी हैं। यानी वामपंथ और माओवाद के चश्मे से आप सभी को देखा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि आप लोग आंदोलन को खराब करने की और षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझे एक बात तो साफ हो गई है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ गया है। ये किसान विरोधी पार्टी हो चुकी है। पहले तो बेरोजगारों के नाम पे तो इन्होंने ठगाई पूरे देश को। कोरोना काल में भी लोग परेशान हुए, महंगाई से भी लोग परेशान हुए, तो अभी एक्सपोज हो चुके हैं। महिला अत्याचार में भी इनका भी एक्सपोज हो चुके हैं कि लगातार बढ़ा है। अब किसान के मामले में भी इनका जो असली चेहरा था सामने आ गया कि चंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सोचिए, कभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कभी कहा हो कि देश में बेरोजगारी बढ़ी, इस पे चलिए चौपाल लगाइए, लोगों से बात कीजिए। कोरोना काल से लोगों की मौत हो रही, चलिए इसमें भी चौपाल लगाई जाए, यहाँ पे भी सभाएं की जाए। नहीं कही ना, कुछ धरना सेठों को बचाने के लिए पूरी पार्टी को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जाइए, पूरा प्रदर्शन धरना दीजिए, बात कीजिए, लोगों को समझाइए हमें किसी भी हालत में कानून पास करना है, क्योंकि हमने कुछ बड़े लोगों की मदद करनी है, बहुत जरूरी है। किसान अगर भूखा मर रहा है तो मर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसान बेचारा परेशान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठंड में ठिठुर रहा है, ठिठुरने दो, क्या फर्क पड़ता है। गरीब है, ठिठुरेंगे, क्या होगा, कितने दिन बैठेंगे, ठिठुरने दो। इनकी किस्मत में यही है ठिठुरना। पूरी जिंदगी भर इन्होंने खेतों में काम किया है, पूरे देश का अनाज, पूरे देश का पेट भरा है। ये तो असली देशभक्त है। तो क्या हुआ, देशभक्तों को ठिठुरने दो। लेकिन जो धन्ना सेठ है उनकी मदद करनी है। हम रजाई में अच्छे से बंगले में सो रहे हैं। भाई नेता सारे जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छी रजाई बंगले में 5 स्टार का जो ऑफिसेस मिली हुई है कृषि मंत्री जी को, तो मैं दद्दा से पूछना चाहता हूँ, कृषि मंत्री को दद्दा ही बोला जाता है ना उनके इलाके में जहाँ से जीत के आते हैं। यही दद्दा लिए हाथ जोड़े सबसे घूम रहे थे, लाला हमें वोट दे दो, आपकी हमें जिताओ, सब लोग मिलकर हमें जिताए दो, हम आएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, तुम्हें पता नहीं कहाँ कर देंगे। तो सबने मिलकर दद्दा को जिता जाओ। अब दद्दा जीत गए। अब दद्दा कह रहे हम तो मंत्री बन गए, कृषि मंत्री। अब तुम समझने अगर रोड पे बैठे तो बैठे रहो, हमें क्या फर्क करता है। हम थोड़ी रोड पे आएंगे बात करने के लिए, तुम्हें बात करनी तो आओ। कमाल की बात होगी। अब दद्दा बदल गए। अब दद्दा कह रहे हैं कि हमारे पास आओ बात करने के लिए। किसान ठीक है, ठीक है। नहीं, यही दद्दा जा रहे थे, पैर छू रहे थे, हमें वोट दो, हमें मंत्री बनाओ। ठीक है। और आज अगर उनको वाकई होता, किसी मंत्री जी खुद जाते किसानों से मिलने। ठीक है अनुराग भाई, मुझे कांग्रेस से पल्लवी का भी टेक लेना है। पल्लवी, 19 दिन आंदोलन के हो चले हैं, अनशन भी है, भूख हड़ताल भी है, यानी उपवास कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसानों के साथ साथ। आपके बड़े नेता कहां हैं? कहीं दिल्ली की ठंड से डरे हुए तो नहीं है? ना तो सड़क पर है, ना मंच पर है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। अगर कहीं पर है, ट्विटर पर जरूर है। देखिए, बेहद अफसोस की बात है कि भाजपा के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए और इस मीडिया के लिए ये जो आंदोलन हो रहा है, ये विपक्षी पार्टी कहां पर है, विपक्ष के नेता कहां है, विपक्ष से कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, उसका मुद्दा बन गया है। किसानों का मुद्दा ये रहा ही नहीं है। पिछले 6 साल में हमने देखा है मोदी जी की और भाजपा की राजनीति सिर्फ ये रही है, अमीरों के यार और गरीबों पर वार। मजदूरों की क्या हालत हुई है लॉकडाउन में, देश की जनता ने भरी आंखों से देखा। आज किसानों की क्या हालत हो रही है, देश की जनता वो भी देख रही है। पल्लवी जी, वीडियो रिस्पेक्ट, पल्लवी जी वीडियो करने दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए प्लीज। हाँ, देश की जनता देख रही है। इस देश का किसान इस देश की जनता की आवाज है। अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में
में शामिल होती है तो आरोप लगाया जाता है कि सुनिए अरे सुनिए ना पल्लवी जी, आपसे ही अगला सवाल है। पल्लवी जी, आपसे ही अगला सवाल है, मेरी बात सुनिए। मैं बिना रिसर्च के बैठता ही नहीं। मैं बीजेपी को भी आईना दिखाता हूं, कांग्रेस को भी, समाजवादी पार्टी को, मैं सभी को आईना दिखाता हूं। प्लीज मल्टी विंडो में करके रखें ताकि मैं देख सकूं जितने भी गेस्ट हमारे साथ में हैं। पल्लवी जी सुनिएगा, आप अगर आप कहेंगी तो आपको कुरियर कर दूंगा, अगर आप कहेंगी तो आपको ईमेल कर दूंगा। मेरे हाथ में, मेरे पास में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, जानती होंगी आप, उसकी क्या रिपोर्ट है। मेरे हाथ में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है, मेरे हाथ में नीति आयोग की रिपोर्ट है, मेरे हाथ में प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है। इन सभी की मैंने एक एवरेजिंग की। मैम सुनिए तो, मैम मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए ना आप। मैंने इन सभी की एवरेजिंग की। मुझे पता ये चला मनमोहन सिंह के सरकार में किसानों की हर महीने की कमाई जानती कितनी होती थी मैम? 6,426 रुपए, 6426। मोदी सरकार में कमाई बढ़कर के 8,931 रुपए हो गए। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग 6,426 रुपए हर महीने मात्र किसान को दे सके, वाकई में उनसे पूछना चाहिए आज किस मुंह से बोल रहे हैं। किसान अगर आज सड़क पर है ना, आप लोगों की वजह से। किसान की अगर आय नहीं बढ़ी ना, तो आप लोगों की वजह से। किसान आज अगर MSP का फायदा नहीं उठा पाता, आप लोगों की वजह से मैम। और यही एक वजह है कि मैं पूछता हूं, कहां है विपक्षी नेता? है ना, सड़क पर लेकर के आइए ना। देखिए, वही मैं कह रही हूं, अगर विपक्षी नेता आपको इस आंदोलन में दिखेंगे तो आप कहेंगे कि विपक्ष किसानों को बलगरा 6,000, आई नीड आंसर फॉर 6,426 रुपए। आई नीड द रिप्लाई ऑन 6,426 रुपए। आई नीड ऑनेस्ट रिप्लाई मैम। पल्लवी मैंने आपका सवाल बहुत शांति से सुना था। प्लीज एक एंकर की तरह अगर आप सवाल करते हैं तो जवाब सुनिए। मैंने आपका सवाल बहुत शांतिपूर्वक सुना था। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 70,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया गया। उस वक्त पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की स्थिति क्या थी? देश की जनता 6,426 रुपए प्रति महीने की कमाई। सरकार में 60 लाख करोड़ 6,426 रुपए की माफ किया गया है। हर किसान की कमाई। माफ किया गया है, वो डेटा कहाँ है? आई नीड एन ऑनेस्ट रिप्लाई। 6,426 ओनली। 6,426 रुपए मनमोहन सरकार में किसान की कमाई। डक मत कीजिए मैम, डक मत कीजिए मैम, सहूलियत से जवाब मत दीजिए मैम, पिक एंड चूज मत कीजिए। जो शब्द अच्छा लगे उसे चुन लिया, जो सहूलियत वाला लगा चुन लिया, और जो सहूलियत का नहीं लगा छोड़ दिया मैम। मैम 6,000, अरे मैम NSSO आपके समय में भी था, प्लानिंग कमीशन आपका था मैम। NSSO आपके समय का है, प्लानिंग कमीशन आप लोगों के समय का है मैम। 6,426 6,426 6,426 भी नहीं पहुंच पाई आपके वक्त में किसान की कमाई। जवाब नहीं दे पा रही हैं आप। जयकांत मिश्रा शायद जवाब देंगे। जयकांत मिश्रा, मैम 6,426 से ऊपर क्यों नहीं बढ़ पाए, इसका जवाब नहीं मिला। सुनना नहीं चाहते। 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया गया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में। हालांकि उस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, ये बतौर एक पत्रकार आपको जानना चाहिए। मोदी जी की सरकार में 60 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ किया गया है। आज वो वजह है कि आप कह रही हैं, सड़क पर है। ठीक कह रही हैं आप ठीक कह रही हैं, मुझे जानना चाहिए। सड़क पर है, आप ठीक कह रही हैं मैम, एक मिनट सुनिए मेरी बात। आप ठीक कह रही हैं कि मुझे जानना चाहिए, क्योंकि हाँ वर्ल्ड इकोनॉमी पोजीशन उस वक्त में क्या थी मुझे याद है कि उस वक्त में रिसेशन था। जब रिसेशन था तब 2G घोटाला आप ही लोगों के वक्त में हुआ। जब रिसेशन था तभी CWG घोटाला आप लोगों के वक्त में हुआ। जब रिसेशन था तो विदर्भ का किसान मरता था। जब रिसेशन था तो बुंदेलखंड का किसान मरता था। जयकांत मिश्रा के पास में चलिए। जयकांत जी, मनमोहन सरकार में हर महीने किसान की कमाई 6,426 रुपए, मोदी सरकार में किसान की कमाई हर महीने 8,931 रुपए। मनमोहन सरकार से लेकर के मोदी सरकार में किसान की कमाई बढ़ी 2,505 रुपए महीना। ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है? नहीं, देखिए यहाँ पे तो एक बात समझने की जरूरत है कि पहले भी किसानों की हालत दयनीय थी और किसानों की हालत आज भी दयनीय है। और एक करीबन 30-32 साल के बाद सड़कों पे एक बड़े स्तर पे किसान आए हैं, जब हालात उनका बहुत ही दयनीय हो गया, चिंताजनक हो गया। और आने वाले भविष्य में और भी बड़े स्वरूप में ये दिखेगा कि किस हद तक जाएंगे ये किसान। तो चिंताजनक तो है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि
जब 1947 में हमारे गेहूं और धान का क्या रेट था, आज क्या रेट है, उसकी मार्केटिंग क्या थी, उसकी मंडियां क्या थी, उसके एफसीआई का क्या पोजीशन था, वेयर हाउस का क्या पोजीशन था, कोल्ड स्टोर का, ये एक निरीक्षण का विषय है। उसमें तो एक लंबी विस्तार से चलेगी, तब जाकर के इसका खाका निकलेगा। लेकिन सवाल है कि मौजूदा हालात में किसानों के लिए क्या समस्या है, इस समस्या के ऊपर सरकार जो है किस हद तक जा रही है, सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या पल, अब तो किसान और सरकार के बीच में यासिर जिलानी को भी आईना दिखा लेते हैं, क्योंकि वरना पल्लवी जी ये कहेंगी किसे सवालों के घेरे में और लपेटे में मैंने कांग्रेस के नेता को ही ले लिया। मैम सुनिएगा जो यासिर जिलानी से मेरा सवाल है। यासिर जिलानी, एक एक करके सुनिएगा। एमपी के किसान की हर महीने की कमाई 7,919 रुपए, राजस्थान की 9,013, हरियाणा की ठीक है बेहतर है, सिक्किम वाले की 8,603 रुपए, त्रिपुरा की 7,592, ओडिशा की 7,731, तेलंगाना 8,951, आंध्र प्रदेश 6,920, तमिलनाडु 9,775, उत्तराखंड 10,855 और देश का सबसे बड़ा सूबा जहां पर आपकी सरकार है यासिर जिलानी, 6,668 रुपए प्रति महीने की कमाई है किसान की। ये आपकी सरकार है, जहां पर केंद्र में भी आप हैं, जहां पर यूपी में भी आप ही बैठे हुए हैं, जहां पर यूपी के सीएम ये कह रहे हैं कि राम राम बोलिए, जहां पर यूपी के सीएम ये कह रहे हैं कि किसानों के नाम पर षड्यंत्र किया जा रहा है, वहां की हालत यह है। जवाब क्या है आपका? हमारी यूपी के मुख्यमंत्री ने जो राम राम दिखाया, ये का हिस्सा है, हमारी पहचान है। जब हम उससे मिलते हैं तो राम राम कहते हैं और कहते हैं। मेरा दूसरी तरफ देखिए, आपकी रिसर्च मेरा कोई सवाल नहीं हो सकता कि आपका टीवी और बेहद शानदार तरीके से रिसर्च आप आंकड़े रखते हैं। मेरा सवाल आपकी पत्रकारिता के ऊपर हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो तीनों किसान बिल हैं, उसको क्या कांग्रेस या कोई जो आपके साथ एक्सपर्ट बैठ रहे हैं उनको सही से पढ़ा है? उसके बाद भी हम लोगों का ये कहना है कि सरकार चाह रही है कि आपस में समन्वय बन जाए। जो नैरेटिव एक बदलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उस नैरेटिव को चेंज करके जो किसान हित हैं, जो अन्नदाता हैं, अन्नदाता के साथ नरेंद्र मोदी सरकार खड़ी है और अन्नदाता को कभी भी परेशान नहीं पल्लवी, किसान आंदोलन के नाम पर आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ताकि आप लोग अपना हित साध सकें। पल्लवी, स्क्रीन पर पल्लवी को और यासिर जिलानी को साथ में रखें। हाँ ये ठीक है, पल्लवी बोले। सरकार के साथ, किसान की जो सरकार के साथ बातचीत हो रही है, जिसके 6 दौर हो चुके हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया था। जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बिल की समझ नहीं है या विपक्ष को बिल की समझ नहीं है। अगर किसान इन 3 काले कानूनों के खिलाफ है तो ये किसान के मुद्दों को सुलझाए किसानों को। आपने मैनिफेस्टो लेकिन इनकी सारी आपने किसानों के बारे में कि कौन सी राजनीतिक पार्टी इससे लाभ ले रही है। आप कम से कम बिल को सोचिए, जो इस राजनीति को सरकार है किसानों के हित। आप जो छोटे किसान है, सीमांत कृषक है, उनके फायदे की बात सरकार कह रही है, तो आप क्यों पैदा करते हैं? आप लोगों में भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? आपके नेता रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसका विरोध भी किसान करते हैं, किसान करते हैं। तो इसके बाद हरियाणा के अंदर किसान नहीं दे रहा है, किसान जगह नहीं दे रहा। तो ये लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसान विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है उन्हें बलगलाया जा रहा है, उन्हें वो ना समझ है, उन्हें अपने हक की लड़ाई नहीं लड़नी आती, उन्हें समझ रही है उनके लिए क्या सही क्या गलत है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी उन्हें अपने इशारों पे नचा रही है। शर्म की बात है भाजपा के। पल्लवी, यासिर जिलानी, जयकांत जी, अनुराग भदौरिया जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जतिन, दोबारा आपके पास मैं लौट करके आऊंगा थोड़ी देर के बाद, मैं जतिन के पास लौट करके आऊंगा। जतिन को लाइव रखिए, ब्रेक के बाद जतिन के पास जाना बहुत जरूरी है। बाकी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हाँ यहां पर मेहमानों को भी जानना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ करके भी समझना चाहिए कि लगभग 22.5% अगर हिंदुस्तान का किसान गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, यानी हर 10 में से 2 किसान गरीब है। जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वामपंथी या बाकी पार्टियां जिन्होंने सत्ता सुख भोगा है? अगर देश में सिर्फ 6 से 9% किसान एमएसपी को समझता है, उसे समझने क्यों नहीं दिया गया, उसे समझाया क्यों नहीं गया? अगर किसान को कर्ज के बोझ तले ही दबाए रखने की कोशिश की गई, साहूकारों के पीछे कौन था? जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं या कॉर्पोरेट्स, इनके पीछे आखिरकार कौन रहा?
और जब इस बात का सही जवाब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देगी तभी पता चलेगा कि किसान आज इस हालत में क्यों है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, 19 दिन का आंदोलन है, भूख हड़ताल भी है। 9 घंटे की यह भूख हड़ताल होगी, लेकिन इन 9 घंटों में किसान यही बता देना चाहते हैं कि देखिए, हम सत्ता की चूल्हे हिलाना भी जानते हैं, अभी तो हम शांत हैं। थोड़े से अशांत हो गए तो नेशनल हाईवे 9 से लेकर के NH-24 तक, राजपथ से लेकर के विजय पथ तक, रायसीना हिल से लेकर के कनॉट प्लेस तक अगर ये किसान पहुंच गए, अगर ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहुंच गई, तो सिर्फ हुक्का पानी ही बंद नहीं होगा, बल्कि दिल्ली हिलेगी, देश हिलेगा और पता ये चल जाएगा कि हल से जब हिंदुस्तान हिलता है तो फिर उसके रिपरकशंस यानी उसका नतीजा क्या होता है।